Good morning. Now we start in salary head profit in lieu of salary. प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी का मीनिंग होता है वेतन के स्थान पर लाभ। एक्चुअली हम पढ़ चुके हैं कि सैलरी हेड में मुख्य रूप से जो जोड़ा जाता है बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, डीए और उसके अलावा भी कुछ मदें होती हैं, अलाउंसेज, उन्हें भी जोड़ा जाता है। उसके अलावा कुछ कंपनी के द्वारा या सरकार के द्वारा अपने एम्प्लॉय को कुछ प्रॉफिट्स दिए जाते हैं जिनको भी सैलरी में जोड़ा जाता है। तो उसमें हम सबसे पहले आज पढ़ रहे हैं अर्नड लीव सैलरी। इसका अर्थ होता है अर्जित अवकाश वेतन। पहले तो हम इसका अर्थ समझ लें। अर्नड लीव सैलरी का मीनिंग होता है कि सर्विस के दौरान एम्प्लॉयज़ को कुछ हॉलीडेज मिलते हैं या छुट्टियां मिलती हैं, तो वह चाहे तो उसका उपभोग कर सकता है, उसे कंज्यूम कर सकता है, और वह चाहे तो उसका यूज न करके उसे एक्यूमुलेट कर सकता है, अर्थात उसको अपने पास जोड़ के रख सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो छुट्टियां उसको दी गई हैं और उसका वह कंज्यूम नहीं कर रहा है, तो चाहे तो वह प्रतिवर्ष उन जो कंज्यूम नहीं की गई है लीव उसके बदले में पैसा सरकार से या अपने कंपनी से उठा सकता है, या फिर वह प्रत्येक वर्ष अपने इस प्रकार की जो लीव मिली है उनको ऐड करता जाता है और रिटायरमेंट के समय एक साथ में उसके बदले में पैसा ले सकता है। तो इस प्रकार से जो उसने छुट्टियां जो अवेल नहीं की है या उसका उपयोग नहीं किया है, उसके बदले में जो उसको राशि प्रदान की जाती है उसका नाम होता है अर्जित अवकाश वेतन, या इसको इंग्लिश में कहेंगे अर्नड लीव सैलरी। अब इसके संबंध में जो नियम दिए हुए हैं आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत, वह दो प्रकार के दिए हुए हैं कि या तो जैसे कि मैंने नोट्स में भी दिया है, या तो वह एनकेजमेंट कराए प्रत्येक वर्ष। जैसे मैंने हेडिंग डाला है ए पॉइंट, एनकेजमेंट ड्यूरिंग द टूनर ऑफ द सर्विस, मतलब सर्विस के दौरान अगर वह एनकेजमेंट करवाता है, तो जैसे एक साल, जैसे इस साल 2019-20 की यदि उसकी 15 छुट्टियां मिलती है इस प्रकार की, तो वह 15 दिन की छुट्टियों का पैसा उठा सकता है। और जब कभी वह प्रत्येक वर्ष या कभी भी किसी भी वर्ष वह इस प्रकार के छुट्टियों का पैसा उठाता है, तो वह पूरा का पूरा टैक्सेबल माना जाएगा, और यह पैसा उसी गत वर्ष में टैक्सेबल माना जाएगा जिस गत वर्ष के लिए उसने इस छुट्टियों के अवेल के बदले में एनकैशमेंट लिया है। सेकंड वन पॉइंट बी पॉइंट मैंने लिखा है कि ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि वह प्रत्येक वर्ष इन छुट्टियों के बदले में वेतन की प्राप्ति न करे, जिसे अवकाश वेतन कहते हैं, वह प्राप्ति न करे। वह रिटायरमेंट के समय या उसकी सर्विस के दौरान यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस समय वह उसको प्राप्त कर सकता है। तो सेकंड बी पॉइंट दिया हुआ है एनकैशमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ इसलिए कि हो सकता है कि किसी एम्प्लॉय की कार्यकाल के दौरान, मतलब उसकी 60 एज होती है कार्यकाल की, लेकिन वह के बीच में यदि उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी उसको इस प्रकार का अर्जित अवकाश प्राप्त होता है। तो सेकंड कंडीशन जो बी दी हुई है एनकैशमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, उसमें भी हम 2 पॉइंट पढ़ेंगे कि वह एम्प्लॉय किस तरह का था। यदि वह एम्प्लॉय गवर्नमेंट सर्वेंट है, स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल का, तो उसमें कुछ अलग कंडीशन है, और यदि वह एम्प्लॉय यदि नॉन गवर्नमेंट है या प्राइवेट कंपनी का है तो उसके नियम अलग हैं। तो मैं फिर इसी आपके नोट्स के अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट पे आ रही हूँ। आपको हेडिंग दिया हुआ है इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यदि वह गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था, तो ऐसी स्थिति में रिटायरमेंट के समय या उसकी डेथ होने के समय जो भी वह एनकैशमेंट प्राप्त करता है या अर्न लीव सैलरी प्राप्त करता है, तो वह सेक्शन 10(10) आई के अंतर्गत कम्प्लीटली टैक्स फ्री है। अर्थात उसको चाहे कितने भी लाख रुपए क्यों न मिले, वह पूरा का पूरा वह टैक्स फ्री है। लेकिन ये टैक्स फ्री तभी होगा जब कभी वह रिटायरमेंट के समय इस प्रकार का पैसा ले या उसकी मृत्यु के समय पैसा ले। सेकंड वन पॉइंट दिया हुआ है बी पॉइंट का सेकंड पॉइंट
कि इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यदि वह प्राइवेट कंपनी में कार्य कर रहा था तो ऐसी स्थिति में उसको कितना टैक्स फ्री पैसा मिलेगा। तो उसके लिए आपके सामने 4 पॉइंट रखे हुए हैं, मैंने लिखा भी है। एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स टू द एक्सटेंट ऑफ लिस्ट ऑफ फॉलोइंग। लिस्ट ऑफ फॉलोइंग माना ये 4 पॉइंट है, उनमें जो सबसे कम राशि होगी वह उसकी टैक्स फ्री हो जाएगी, बाकी उसको मिलने वाली राशि टैक्सेबल हो जाएगी। तो इसका पहला पॉइंट दे रहा है कि लिव सैलरी एक्चुअल रिसीव्ड। एक्चुअल रिसीव्ड का मतलब कि उसको जो एम्प्लॉयर है, कंपनी है, प्राइवेट एम्प्लॉयर है, उसके द्वारा उसको लिव सैलरी कितनी प्राप्त हुई है वह एक्चुअल वाली लिखनी है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट 10 मंथ एवरेज सैलरी। 10 मंथ एवरेज सैलरी आपको दिया हुआ है, तो एवरेज सैलरी का मीनिंग मैं बाद में चल के नीचे आपको अच्छे से समझाती हूँ। तो आपको सेकंड पॉइंट में लेना है 10 मंथ इनटू एवरेज सैलरी। तो हम इसको इनटू भी कर सकते हैं या डायरेक्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। थर्ड वन पॉइंट दे रहा है लिव एनकेसमेंट ऑफ अनअवेलेबल लिव फॉर द एवरी ईयर ऑफ द सर्विस। ये कह रहा है कि आपके जो उसका उपयोग नहीं किया है, जिन लीव का उपयोग नहीं किया है, तो प्रत्येक वर्ष के 30 दिन के बराबर उसको इस प्रकार की सैलरी मिल सकती है। और चौथा पॉइंट दे रहा है कि आयकर के अंतर्गत या गवर्नमेंट के अंतर्गत एक स्पेसिफाइड अमाउंट है, वह 3 लाख रुपए उसे मिलेगा। तो ये 4 पॉइंट हैं, इन चारों पॉइंटों को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो उस सॉल्व करने से पहले हमको सबसे पहले कुछ मीनिंग समझने आवश्यक है, जो मैंने लिखे हैं स्टार बना के। मीनिंग ऑफ सैलरी। मीनिंग ऑफ सैलरी का मतलब हम ये कह रहे हैं कि सेकंड पॉइंट में 10 मंथ एवरेज सैलरी, तो एवरेज तो बाद में कैलकुलेट करेंगे, लेकिन सैलरी का मीनिंग आना चाहिए। तो सैलरी का मीनिंग है कि बेसिक सैलरी प्लस DA इफ ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ द कंपटीशन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन, बट कमीशन इज विच गिवन फिक्स परसेंटेज ऑन सेल। कहने का मतलब है कि सैलरी का अर्थ होता है कि बेसिक सैलरी लेनी है, कमीशन लेनी है यदि वह निश्चित प्रतिशत से हमको विक्रय पर प्राप्त होती है, और DA तभी लेना है जबकि वह रिटायरमेंट के बेनिफिट की शर्तों में शामिल है। सेकेंड वन का स्टार बना के मैंने लिखा है एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी का मीनिंग है कि उसके रिटायरमेंट के जस्ट 10 महीने पहले उसने कितनी सैलरी ड्रॉन की थी। तो रिटायरमेंट की डेट से जस्ट 10 महीने पहले उसकी सैलरी लेनी है और उसका फिर एवरेज निकालना है, 10 महीने की सैलरी डिवाइडेड बाय 10 करके। और नेक्स्ट दे रहा है सर्विस पीरियड। सर्विस पीरियड बना कोई भी व्यक्ति है, उसका सर्विस पीरियड 33 साल 10 महीने हैं, या 20 साल 6 महीने हैं, या 22 साल 2 महीने हैं, तो हमें वो मंथ को छोड़ देना है, केवल जो कंप्लीट ईयर है केवल उसी को लेना है। लास्ट वन जो दे रहा है टोटल एग्जम्पशन। टोटल एग्जम्पशन का मीनिंग होता है कि क्योंकि हम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में पढ़ रहे हैं, तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर के पास भी काम कर सकता है, अर्थात वह कई स्थानों पर काम कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ कहीं से भी उसे अर्न लिव सैलरी मिलेगी, तो वह टोटल 3 लाख रुपए तक ही उसकी टैक्स फ्री मानी जाएगी, उससे ज़्यादा भी होगा तो वह टैक्सेबल माना जाएगा। अब मैं नेक्स्ट पेज पर आ रही हूँ, जिसमें आपको मैंने एक क्वेश्चन रखा है। इस क्वेश्चन के अनुसार आपको दिया हुआ है त्रिवेदी, an employee of private company, retired from the company on 30th June 2018 after completing 25-year 10-month service. At the time of retirement, he received 540 lakh as earned leave salary from the employer. Calculate taxable amount leave encashment from the following information. All of first given per month salary at the time of retirement 24,000. लिव अवेलेबल वाइल इन सर्विस 15 मंथ, 15 महीने की वह ले चुका था। लिव एंटाइलमेंट ऑफ एवरी कंप्लीट ऑफ द सर्विस 1.5 मंथ। सैलरी फ्रॉम 1st March 2017 to 28 Feb was 22,000 and thereafter it was 24,000.
तो अब आप लोग देखिए हमारे पास जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके लिए हमारे पास 4 पॉइंट दिए हुए हैं, और 4 पॉइंट में आपको ये दिया हुआ है कि ऑल ऑफ फर्स्ट आपको दे रहा है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5,40,000। अब आपको कह रहा है 10 मंथ एवरेज सैलरी। 10 मंथ एवरेज सैलरी का मीनिंग होगा कि उसकी रिटायरमेंट की डेट है आपके क्वेश्चन में दे रहा है 30 जून 2018। 30 जून 2018 के जस्ट पहले हम इसके 10 महीनों की सैलरी लेंगे। तो 10 महीनों की सैलरी लेंगे तो इसकी जो सैलरी 4th पॉइंट में दे रहा है क्वेश्चन में, सैलरी 1 मार्च 2017 से 28 फरवरी 2018 तक 22,000 थी और इसके बाद में 24,000 हो गई। तो इसके अंतर्गत हम ये देखें, आपको इसी में नीचे जो दिया हुआ है 3rd पॉइंट वर्किंग नोट में लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी फ्रॉम 1 सितंबर 2017 से 30 जून तक, ये जो मैंने अपन गिने तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इस प्रकार से। तो आप देखोगे 10 महीने बनते हैं। 10 महीनों में से 6 महीने तो उसको सैलरी मिली है 22,000 और 4 महीने सैलरी मिली है उसके 24,000 रुपये। क्योंकि ये 4 महीने कैसे हुए, आप ये देखोगी कि 28 फरवरी तक जो उसकी सैलरी थी 22,000, तो फरवरी के बाद है मार्च, अप्रैल, मई और जून, क्योंकि जून में वह रिटायर्ड हुआ है। तो 4 महीने की सैलरी हो गई उसकी 4 महीने की 24,000 और 6 महीने की सैलरी 22,000, और इसका एवरेज करेंगे डिवाइडेड बाय 10 तो एवरेज सैलरी हो जाएगी 22,800। अब मैं पुनः सॉल्यूशन पे आ रही हूँ। तो आपका फर्स्ट पॉइंट तो बन गया था, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 5,40,000, 10 मंथ एवरेज सैलरी बनी है 22,800। 22,800 को 10 से गुणा किया तो 2,28,000। और नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि जितने भी साल उसने नौकरी की है, उन नौकरी में से उसने जितनी भी छुट्टियां ली है उसको घटाने के बाद में, तो आपको क्वेश्चन में दे रहा है कि उसके जो सर्विस पीरियड हुए हैं 25 साल। ऊपर सेकंड लाइन में क्वेश्चन में दे रहा है, ये कह रहा है कंपनी ऑन 30 जून 2018 आफ्टर कंप्लीटिंग 25 ईयर 10 मंथ। तो 10 मंथ को तो नहीं लेना है, 25 साल की उसकी नौकरी है। 25 साल की नौकरी में से उसका इसी क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट देखिए आप, लिव अवेल्ड वाइल इन सर्विस 15 महीने। तो 25 साल में हम प्रत्येक वर्ष के 30 दिन गिनेंगे। तो 30 दिन गिनेंगे तो आप ये देखो कि 25 महीने हो गए। तो एक साल में 30 दिन गिनेंगे लिव एनकेशमेंट की सैलरी के लिए। तो 25 साल के लिए 25 महीने, 25 महीनों में से 15 महीने वह छुट्टी ले चुका, तो अब बाकी बचे 10 महीने। तो 4th पॉइंट जो दिया हुआ है सॉल्यूशन में, सैलरी फॉर अर्न लिव पीरियड फॉर ऑन द बेसिस ऑफ 30 डेज एंटाइटलमेंट ऑफ और ईयर 10 × 22,800, तो ये भी 2,28,000। और जो तीसरा पॉइंट है मैक्सिमम एग्जाम्प्ट अमाउंट 3 लाख रुपीज़। अब इस प्रकार से हमने चारों पॉइंट कैलकुलेशन कर लिए हैं, और कैलकुलेशन में हमें मिनिमम एटलीस्ट अमाउंट इज एग्जाम्प्ट, तो एटलीस्ट चारों पॉइंट में से तो 2,28,000 तो वह एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, और एक्चुअल में उसको जो टैक्सेबल लिव एनकेशमेंट मानी जाएगी वह हो जाएगी। एक तरह से हम फॉर्मूला भी लिख सकते थे, रिसीव्ड अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ द लिव सैलरी माइनस मिनिमम या मैक्सिमम मिनिमम आउट ऑफ 4 माना 2,28,000, तो 5,40,000 माइनस 2,28,000, 3,12,000 रुपये उसके क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे। थैंक यू।